हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एस्पायरिंग यूपीएससी। आज का वीडियो का टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे है जो कि है टेस्ट सीरीज़। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑब्वियसली प्रीलिम्स का माहौल आ चुका है। प्रीलिम्स का डर लोगों को सता रहा है। लोग समझ रहे हैं कि चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं ऑब्वियसली प्रीलिम्स के लिए। बट हाँ, लोगों के मन में एक डर जो है वो बहुत सता रहा है कि यार मैं पढ़ तो रहा हूँ, मैं स्टैटिक या करंट पढ़ तो रहा हूँ, बट उसको प्रैक्टिस कैसे करूँ। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी टेस्ट सीरीज़ का डाउट है, उससे कैसे टेस्ट सीरीज़ को कैसे लगाना है, टेस्ट सीरीज़ को कैसे एक्स्ट्रा नहीं करना है, टेस्ट सीरीज़ को कैसे लिमिटेड फॉर्म में उसका बेस्ट यूज़ निकालना है, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि टेस्ट सीरीज़ का रोल क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ ली। ठीक है, पॉलिटी पढ़ ली तो अब आप ये उम्मीद करेंगे कि पॉलिटी अगर मैंने पढ़ ली है तो उसका जो क्वेश्चंस है मुझे मिल जाए, क्वेश्चंस का एक सेट मिल जाए जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकूं जो मैंने पढ़ा है वो करेक्ट हो रहा है या रॉन्ग हो रहा है। तो उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, हमारा टेस्ट सीरीज़। ठीक है, साथ ही साथ रिवीजन। अब देखिए, हमने मान लीजिए इन्वायरमेंट में नेशनल पार्क्स वगैरह पढ़ लिया। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ में क्या हुआ, हम जब वो आंसर टिक करते हैं तो हम उन चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है। ठीक है, या क्वेश्चन में आया है कान्हा कान्हा लिखा है या 4-5 नेशनल पार्क्स लिखे हैं और आपको मैच करना है, तो आपके दिमाग में आ गया क्या कि कान्हा तो एमपी में है। तो उसी तरह क्या होता है, वो एक्टिव रिकॉल जो होता है ना, उससे हमारा रिवीजन होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल मोस्ट क्या है कि प्रीलिम्स जो है वो एक एमसीक्यू एग्ज़ाम है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, बबल फिल करना होता है। और ये जो टेस्ट होते हैं हमें वो चीज़ करने की प्रैक्टिस करवाते हैं। बेसिकली ये फर्स्ट अटेम्प्टर्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ताकि उनको प्रॉपर टाइम में बबल भरना वो सीख जाए और एग्ज़ाम में ऐसी गलती ना करें, क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, बाकी वैरायटी एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज़ में हमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, जिससे हमें लगता है कि हाँ क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन अभी तक हम लिखते हैं करेक्ट, क्वेश्चन नॉट करेक्ट के ऊपर भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग पे भी पूछा जा सकता है। वैसे तो ये PYQs बहुत अच्छे से बताते हैं और बेसिकली हमें करना उनसे ही चाहिए, बट हाँ क्योंकि हम टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो एक तरह से इसका रोल होता है, ये वो बता देता है। दूसरा, लर्न न्यू थिंग्स कंसेप्ट। अगर आप देखेंगे टेस्ट सीरीज़ में 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे उसमें से कम ऐसे 50-60 चीज़ या टॉपिक ऐसे होंगे जो हमें न्यू मिलेंगे। ठीक है, जो हमें न्यू मिलेंगे तो इससे हम उन चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं, कम से कम वो टॉपिक्स के बारे में हम जान सकते हैं। मान लीजिए इन्वॉल्वमेंट है तो कुछ स्पीसीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ देगा या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ देगा, तो हमें आइडिया होगा कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है वर्ल्ड में, हमें एक ब्रॉड लेवल थिंकिंग के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या है कि टेस्ट सीरीज़ का देखो ये रोल तो है, बट इशू क्या आता है जब हम प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो जाती है। क्या, जब हम बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ के पीछे हंट करने लग जाते हैं, हंट ऑफ टेस्ट सीरीज़, तो उससे क्या आती है, एक प्रॉब्लम आती है। क्या, मान लीजिए आपने 100 टेस्ट लगा लिए, 100 टेस्ट और पर टेस्ट में 100 क्वेश्चन, यानी कि 10,000 न्यू टॉपिक्स आपको मिल गए। अब आप छोटा सा सवाल अपने आप से पूछिए, कैन यू रिवाइज इट? क्या आप वो 10,000 टॉपिक रिवाइज कर पाएंगे? आपको 6 सब्जेक्ट्स जो आपके कोर हैं वो भी पढ़ना है, आपको करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है। ठीक है, आपको सी सेट भी लगाना है, फिर आपको रिवीजन भी करना है। अब उसके साथ एडिशनल में आपने क्या किया, अपना बर्डन बढ़ा लिया। क्या आप इसको रिवाइज कर पाएंगे? नो। पहला प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम ऑफ रिवीजन। ठीक है, दूसरा, हमें इतने सारे उसमें करंट के टॉपिक्स मिल जाते हैं। करंट के टॉपिक्स, मान लीजिए वर्ल्ड में कुछ ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के नाम मिल जाएंगे जिससे ना तो हमने कभी सुना है और ना ही कभी सुनेंगे। ठीक है, तो अब मेरे को बताइए, क्या आपको एक फोमो क्रिएट नहीं होगा कि भैया ये करंट तो मैंने पढ़ा नहीं। मान लीजिए आपने XYZ कोचिंग का कोई टेस्ट लगाया। ठीक है, तो वो XYZ कोचिंग जो है यही करती है कि अपने ही कोचिंग में जो करंट अफेयर्स मैगजीन होता है ना, करंट अफेयर्स मैगजीन, उसका ही क्वेश्चन डाल देगी। क्या आपके अंदर फोमो क्रिएट हुआ कि नहीं? अब वो अपना जो आंसर एक्सप्लेनेशन है उसमें लिख देगी कि रेफर टू XYZ या 123 कोचिंग मैगजीन।
अब आपके अंदर फोमो क्रिएट हो गया। अब आप जाके मैगज़ीन पढ़ेंगे। आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, लेकिन आप फोमो के कारण या डर के कारण आप जाके वापस ये मैगज़ीन पढ़ेंगे और आपसे क्या रिसोर्स यहाँ मल्टीप्लाई हुआ। अब बताइए क्या यहाँ रिवाइज कर पाएंगे आप सब कुछ? ठीक है। तीसरा चीज़, कोचिंग में क्या होता है, लो स्कोर्स आपके आ जाते हैं। मान लीजिए जब मैंने पहला टेस्ट दिया था मेरे 36 नंबर आए थे, ठीक है। अब मैंने सेक्शनल दिया था और वो शायद उसका था, हाँ, एंशियंट मिडिएवल और आर्ट एंड कल्चर का कंबाइंड सेक्शनल टेस्ट था। 100 क्वेश्चन का, मेरे 36 नंबर आए थे। अब इसमें मैंने क्या किया, मैं हालांकि करना क्या होता है कि एक टेस्ट आपने लगा लिया, उसके कंसेप्ट्स को लिख लिया, जो नहीं आ रहा है वो पढ़ लिया और आगे बढ़े। मैं क्या किया, इसी टेस्ट को मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने 10 दिन और एक्स्ट्रा लगा दिए कि अब मैं एंशियंट मिडिएवल आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ूंगा और मैं वापस से इसी कोचिंग या दूसरे कोचिंग का यही सब्जेक्ट का एंशियंट मिडिएवल एमएक इसका वापस से सेक्शनल टेस्ट दूंगा। क्या मेरा शेड्यूल बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? जो जो मैंने मान लीजिए इसके लिए 10 दिन रखे थे, ठीक है, और मैंने इसको बढ़ा के 20 दिन कर दिए, क्या मेरा दूसरा सब्जेक्ट का टाइम इसमें जो अलॉटमेंट है वो गलत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। दूसरी चीज़, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। जो सब्जेक्ट का हमने कॉन्फिडेंस बनाया हुआ है वो भी डाउन हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम क्या आती है, हम ये सोचने लगते हैं कि टेस्ट अगर हम लगा रहे हैं तो एक्चुअल यूपीएससी के पैटर्न को मैच कर रहे हैं। अब बताइए, इस यूपीएससी ने 25 में 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ले आया। क्या कोई टेस्ट सीरीज को ले पाई थी? या आप ये छोड़िए, 2023 में यूपीएससी ने ड्रास्टिकली पैटर्न चेंज किया था, वो ओनली 1 ओनली 2 स्टेटमेंट ये वाला। क्या कोई भी कोचिंग इस पैटर्न को पहले से दिखा पाई थी? तो जब कोई भी इसको मिमिक कर ही नहीं पा रही है तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज़िंदगी क्यों बना रहे हो? ठीक है, आप देखोगे यूपीएससी जो है डायनेमिक है। 23 में इसका पैटर्न कुछ अलग था, फिर 24 में वापस थोड़े नॉर्मल ट्रेंड में आ गई, फिर 25 में 1 2 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन ले आई। हो सकता है 2026 में ये 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन की भरमार हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो भाई डायनेमिक है यूपीएससी, लेकिन टेस्ट जो है इनका कोई ट्रेंड है नहीं, अब कोई ट्रेंड पे नहीं है, ठीक है। बट याद रखिए यूपीएससी भले डायनेमिक हो लेकिन थीम्स स्टैटिक है। आपको पता है कि पॉलिटी पे यूपीएससी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है तो हर 1-2 साल में पूछेगी। 7 शेड्यूल 8 शेड्यूल ये सब के बाद 6 शेड्यूल ये सब के बारे में पूछ रही है तो वो पूछेगी ही 1-2 साल में, ठीक है। इन्वायरमेंट में अगर मान लीजिए स्पीसीज़ के बारे में पूछ रही है तो वो पूछेगी ही, ठीक है। तो थीम्स स्टैटिक है, यूपीएससी का क्वेश्चंस फॉर्मेट डायनेमिक है और टेस्ट का कोई ट्रेंड ही नहीं है, तो क्यों टेस्ट के पीछे दीवाने हो रहे हो? सबसे दिक्कत वाली चीज़, हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं ट्रिक्स। चलो मान लो आपने कहीं से ट्रिक सीख लिया कि एक्सट्रीम ऑप्शन हटाना है, ये हटाना है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उसको टेस्ट में लगाने चाहिए, जहाँ जहाँ वो ट्रिक लगाएंगे वो क्वेश्चन गलत होगा। आप कहीं कहीं लिखा है कि ओनली आपने पढ़ा था कि वो हटाना है, आपने लगाया, आपने ओनली हटाया, आपका आंसर ही गलत हो गया। आपने लॉजिक हटाया, आपका आंसर ही, आपने लॉजिक लगा कि आप सोचे कि ए होगा आंसर और आंसर सी है, ए है ही नहीं। तो ये यहाँ पे फिर पता है क्या होता है, हमें डर हो जाता है, हमें लगता है कि भाई इसको करना ट्रिक रिस्की है और एग्ज़ाम में जाके हम फिर वही जो हमारा टेस्ट वाला माइंडसेट है, टेस्ट का माइंडसेट वो जाके यूज़ करते हैं और एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में वापस से फेल हो जाते हैं। तो भैया टेस्ट के माइंडसेट से नहीं जाना है। चलो, अब ये सारी दिक्कतें आ गई तो अब वे फॉरवर्ड भी होना पड़ेगा, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, मेरे अनुसार मैं क्या करता था, देखो अब ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप टेस्ट सीरीज मत लगाओ, ये बोलना, अब लोग बोल रहे हैं पीवाईक्यू करो, पीवाई बिल्कुल करो, बट क्या होता है भाई, फोमो भी हम लोग को होता है तो उससे भी तो बचना है। अल्टीमेटली दिल शांत रहेगा तभी तो एग्ज़ाम में जाके अच्छा करेंगे। अब एक काम कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट वाइज जो 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी कोचिंग का। अब एक सब्जेक्ट के 1 या 2 टेस्ट लगा लो, जैसे मान लो पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी के मान लो आपने 2 टेस्ट लगा लिए, यानी कि 200 क्वेश्चन एनफ है। आप भाई पीवाईक्यूज़ भी तो करोगे, पॉलिटी के 2013 से लेके 25 तक भाई पीवाईक्यूज़ भी तो करोगे, तो आराम से आपने 200 क्वेश्चन टेस्ट के यहाँ लगा लिए, इसमें आपको नई चीज़ें मिल गई, एनफ है। आप बाद में फुल लेंथ में भी तो आओगे। तो उसी तरह मान लो टोटल 6 कोर सब्जेक्ट्स मान लो है, तो आपने 12 टेस्ट टोटल यहाँ लगा लिए, ठीक है। अब इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट आप कोशिश करो 4-5 लगा लो,
मतलब कि 500 क्वेश्चन यहाँ, ठीक है। 200 यानी कि देखो 12 × 100, 1200 क्वेश्चन यहाँ लगा लिए, ठीक है। देखो ऐसे लिख लेते हैं, हाँ 1200 क्वेश्चन यहाँ लगा लिया आपने, 5 फुल लेंथ के, 500 क्वेश्चन यहाँ लगा लिए, और एक एग्ज़ाम पैटर्न सिमुलेशन जो होता है 3 मान लो आपने यहाँ लगा लिए, 300। भाई 2000 क्वेश्चन आपने लगा लिए, इसमें 2000 नए कंसेप्ट सीख लिए। 2000 में आपने क्या किया, कंसेप्ट सीखा, और 2000 में आपने सीखा कि कैसे कैसे नई नई चीज़ें जो हैं, नए नए करेंट अफेयर्स जो हैं वो हैं, नए नए हैपनिंग्स जो हो रहे हैं वो क्या क्या हैं, नए नए पैटर्न्स के क्वेश्चन हैं वो क्या क्या हैं, जिसको मे बी यूपीएससी फॉर में कर ले, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ आप कर सकते हैं जो एक फीजिबल है, ठीक है। अल्टीमेटली ये बात आती है फिजिबिलिटी की। मान लो 2000 है, ठीक है, इसमें से मैं मान के चल रहा हूँ कि 50% आपने पढ़ा है, हज़ार चीज़ नहीं पढ़ा है, 1000 चीज़ में अब मान लो 300 आपका गलत हुआ, तो उसका शॉर्ट पॉइंटर्स 100-200 जो शॉर्ट पॉइंटर्स है उसका तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो ना, तो वो चीज़ तो आपको याद भी रहेगा। ऊपर कंपेरेटिवली 10,000 पॉइंटर और यहाँ 300-400 पॉइंटर्स, डिफरेंस देख रहे हो। तो देखो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से यही करो, एक सब्जेक्ट के अराउंड 2 टेस्ट ले लो, ठीक है, फिर फुल लेंथ अराउंड 4-5 ले लो, और एग्ज़ाम पैटर्न को मिमिक करने के लिए जिसमें कि आप 9:30 से 11:30 जीएस का पेपर दे दो, और 2:30 से 4:30 आप सी सेट का पेपर दे दो, 3 दे दो, तो इससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी सिमुलेट हो जाएगा। ये बेसिकली जो फर्स्ट अटेम्प्टर वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है ना, तो उसलिए आप लोग क्या, जो अटेम्प्ट दे चुके हैं आप लोग भाई सीधी बस ऐसे ही एक सिमुलेशन भी दे दो तो वो इनफ है। बहुत सारी कोचिंग ऐसे सिमुलेशन निकालती है, आप किसी को भी दे दो, ठीक है। चलो अब देखो ये सब में से क्या है, कुछ नॉन नेगोशिएबल्स है कि भाई देखो मैं टेस्ट सीरीज़ बनाने कर रहा हूँ, लेकिन टेस्ट सीरीज़ करने के साथ क्या चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट मेंटेन करनी है, क्या, सबसे पहले टेस्ट नोट्स। और ऐसा नहीं कि टेस्ट नोट्स सारा का सारा आपने मान लो 10,000 क्वेश्चन लगाए, 10,000 तो चलो आप बात छोड़ देते हैं, कि मेरे हिसाब से मान लो आपने 2,000 क्वेश्चन लगाए, तो उसमें जितने गलत हो रहे हैं ना, अब मान लो आप लगे कि 2,000 क्वेश्चन का नोट्स बनाना है, नहीं, जो गलत हो रहे हैं, ठीक है, मान लो आपको कोई स्टैंडिंग एस्टिमेट्स कमेटी है, ठीक है, उसका आपको गलत हो गया, या कुछ न्यू फैक्ट मिला, ठीक है, या एक स्पीकर के कास्टिंग वोट के बारे में कुछ नया फैक्ट मिला, तो ये चीज़ आप नोट्स में ऐड कर लोगे और इसको लास्ट मोमेंट रिवाइज कर लोगे, ठीक है। इसका मैंने नोट्स का फॉर्मेट डाला भी है अपने लास्ट वीडियो में, वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। प्लस दूसरी चीज़ याद रखना हमेशा कि चाहे कितना भी करंट पढ़ लो, स्टैटिक जो है वो किंग मेकर है। कितना भी नई चीज़ें न्यू नोट्स आप बना लो, या कितना भी करंट अफेयर्स देख लो, स्टैटिक जो है किंग मेकर है। गलतियाँ स्टैटिक में नहीं होनी चाहिए। अगर टेस्ट में 100 के 100 क्वेश्चन मान लो आ रहे हैं, और मान लो टेस्ट में 50 क्वेश्चन करंट का दे दिया, तो आप 50 क्वेश्चन पूरे गलत कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करो कि जो 50 क्वेश्चन स्टैटिक के हैं उसमें से 40 आप सही करो। 10 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चलो मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट ग्रेजुअली कोशिश करो कि उनको भी दूर करो। तो 40 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 50 इन स्टैटिक आपको करेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे खेल होता है, ठीक है। पॉलिटी में अब मान लो आपको यही नहीं पता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मार्क करके आ रहे हो, तो भाई आप ऐसे ही रेस से आउट हो रहे हो, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कमांड ओवर सिली मिस्टेक्स, नॉट करेक्ट और करेक्ट आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स जो है आपको पता ही नहीं है, 6-7 शेड्यूल का डिफरेंस पता ही नहीं है आपको, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स जो है आपने पढ़ा ही नहीं है, हाँ, आपको उसमें सिली मिस्टेक कर दे रहे हो। राइट टू प्राइवेसी आप मार के आ रहे हो आर्टिकल 19, तो ये तो गलत है ना, ये तो ब्लंडर है, सिली मिस्टेक भी नहीं है, ये ब्लंडर है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी जो है 2 बार पूछ चुका है और ये अंडर आर्टिकल 21 है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने बताया टेस्ट सीरीज़ कितना भी है, लेकिन एक्चुअल गाइड आपका PYQ है, यही आपको बताएगा कि फ्यूचर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रेडिक्शन यही बताएगा। मैंने अपने चैनल पे 2024 का, 25 का, 23 का सबका एनालिसिस डाला है, जहाँ पे मैंने एक एक ऑप्शन को
पूरा डिस्कस किया है अच्छे से, और जिससे प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा सवाल बनने की, तो वो चीज़ को एक्चुअल पीवाईक्यू एनालिसिस बोलते हैं। तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपका गाइड बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम है तो ये भी कर सकते हैं अदर एग्ज़ाम्स यूपीएससी जो करवाता है, एनडीए, सीएपीएफ, सीडीएस, जियो साइंटिस्ट, इसमें जो भी आपके जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो। चलो अब मान रहा हूँ आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है, कोशिश करना 2025 में जो जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे जियो साइंटिस्ट हुआ है, सीडीएस हुआ है, सीएपीएफ हुआ है, ईएससी हुआ है, ठीक है, ये सारे के जीएस पार्ट केवल आप लोग देख लो। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है, और एनडीए भी कई बार होता है कि ये जो पैटर्न होता है ना क्वेश्चन का, वो रिपीट होता है। जैसे 2023 में जो पैटर्न आया था ना, तो उसी पैटर्न पे एंड मैंने कहीं तो क्वेश्चन देखा था, शायद एनडीए में देखा था या कहीं देखा था, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा था। तो कम से कम क्वेश्चन पैटर्न समझने के लिए एक बार ये क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है, बाकी मेरे तरफ से करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज़ का रिलेवेंस आपको मैंने बता दिया। इसी को अच्छे से प्रॉपर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज़ का जो मेन वो डर है उसको भी दूर हो जाओगे, फोमो जो है वो भी क्रिएट नहीं होगा, और मार्केट में जो एस्पिरेंट्स कर रहे हैं उसके हिसाब से भी आप रहोगे, और ट्रेंड के हिसाब से चलोगे, और ऑब्वियसली प्रीलिम्स तो आप क्लियर कर लोगे। एक चीज़ और, प्लीज़ डू नॉट इग्नोर सीसैट। हर वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिएगा। मैंने एक अटेम्प्ट अपना वेस्ट किया था, किस लिए? सीसैट की वजह से। जीएस में 108 नंबर थे, सीसैट में 46 नंबर थे। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ सीसैट इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, इसी के साथ चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।